नमस्कार। आज के इस ई कंटेंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे निदर्शन, अर्थ एवं प्रकार। अंग्रेजी में इसको सैंपलिंग, मीनिंग एंड टाइप्स कहा जाता है। सामाजिक सर्वेक्षण एक व्यवस्थित एवं सुनियोजित प्रक्रिया है। अतः सर्वेक्षण कार्य की योजना बनाते समय वैज्ञानिक को यह निश्चित कर लेना आवश्यक है कि तथ्यों के संकलन के लिए उसे संपूर्ण जनसंख्या को अध्ययन का आधार बनाना है अथवा जनसंख्या के कुछ सदस्यों को प्रतिनिधि के रूप में चुनकर तथ्यों का संकलन करना है। इस प्रकार क्षेत्र से तथ्यों का संकलन दो रूपों में किया जा सकता है। पहला है संपूर्ण क्षेत्र का अध्ययन करके तथ्यों का संकलित करना और दूसरा है संपूर्ण क्षेत्र में से चुनी गई इकाइयों का अध्ययन करना। ये सभी निदर्शन के अंतर्गत आते हैं। इसके पश्चात अब हम अध्ययन करेंगे निदर्शन का अर्थ एवं परिभाषा। अनुसंधान की समस्त इकाइयों के अध्ययन के लिए जब कुछ इकाइयों को ही विश्लेषण एवं निष्कर्ष के लिए चुना जाता है तब यह अध्ययन निदर्श अथवा प्रतिदर्श अध्ययन कहलाता है। अर्थात प्रतिदर्श या निदर्श एक विस्तृत क्षेत्र में से चुनी हुई कुछ इकाइयों के समूह का नाम है और इन इकाइयों के विस्तृत क्षेत्र में से चुने जाने की प्रक्रिया निदर्शन या सैंपलिंग कहलाती है। इस प्रकार निदर्शन का प्रयोग सदैव से ही होता रहा है। दैनिक जीवन में भी इसका प्रयोग होता रहता है। जैसे बाजार से गेहूं, चावल, दाल आदि खरीदते समय बोरियों में से एक मुट्ठी अनाज लेकर उसकी जांच की जाती है और उसके आधार पर अनाज का मूल्यांकन कर लिया जाता है कि वह अच्छा है अथवा खराब है। वैसे ही गृहिणियाँ खाना पकाते समय सब्जी, दाल आदि की इसी प्रकार जांच करती है कि वह बनी है अथवा नहीं। इस प्रकार समग्र में से चुने गए ऐसे कुछ को जो कि समग्र का प्रतिनिधित्व करता है निदर्शन कहते हैं। अर्थात निदर्शन संपूर्ण समग्र न होकर उस समग्र का एक छोटा भाग या केवल कुछ इकाइयाँ होती है जो कि समग्र की आधारभूत विशेषताओं का उचित प्रतिनिधित्व करती है। इस प्रकार निदर्शन विधि का सर्वप्रथम प्रयोग सन 1915 ईस्वी में लंदन में बाउले ने किया था, जिसने 2 वर्ष में अपना सामाजिक सर्वेक्षण इसी विधि से पूर्ण भी किया है। यहाँ पर अब हम समाजशास्त्रियों के अनुसार निदर्शन की कुछ परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है गुड्डे एवं हार्ट के अनुसार। वह कहते हैं कि एक निदर्शन जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है एक विस्तृत समूह का एक लघुत्तर प्रतिनिधि है। दूसरा समाजशास्त्री है पीवी यंग के अनुसार एक सांख्यिकीय निदर्शन संपूर्ण समूह अथवा योग का एक लघुकृत आकार का चित्र है जिससे कि निदर्शन लिया गया है। और तीसरा है सीन पाओ यंग के अनुसार एक सांख्यिकीय निदर्शन संपूर्ण समूह का एक प्रातिनिधिक अंश है। तो ये 3 परिभाषाएं हमारे समाजशास्त्रियों ने दी है। इसके बाद अब हम अध्ययन करेंगे निदर्शन के आधार। यहाँ पर इन आधारों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है समग्र की सजातीयता, दूसरा है प्रतिनिधि चुनाव की संभावना और तीसरा है समुचित परिशुद्धता। तो हम यहाँ पर इन तीनों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है समग्र की सजातीयता। अध्ययन की जाने वाली इकाइयों का योग ही समग्र है। इन इकाइयों में अध्ययन के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए सजातीयता का होना आवश्यक है। अर्थात यदि अध्ययन विषय की विभिन्न इकाइयों में समानता है तो उनमें से अध्ययन के लिए
जो इकाइयाँ चुनी जाएगी वे प्रतिनिधित्वपूर्ण होगी और निदर्शन यथार्थ होगा। और उसके विपरीत यदि अध्ययन की इकाइयों में सजातीयता नहीं होगी तो ऐसे समग्र में से प्रतिनिधिक निदर्शन चुनना कठिन हो जाएगा। इसका दूसरा बिंदु है प्रतिनिधि चुनाव की संभावना। इसके अंतर्गत निदर्शन विधि में संपूर्ण में से कुछ इकाइयों को इस प्रकार चुना जाता है कि वे संपूर्ण का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन यह उसी स्थिति में संभव हो सकता है जब निदर्शन की ऐसी विधि का प्रयोग किया गया हो जिसके द्वारा संपूर्ण की प्रत्येक इकाई को निदर्श में सम्मिलित होने पर अवसर प्राप्त हो। अर्थात संपूर्ण समूह का प्रतिनिधित्व करने के लिए यह आवश्यक है कि निदर्शकों की संख्या समूह की विशालता के अनुपात में हो। एक दो इकाइयों को चुन लेने से वे उस संपूर्ण का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकेगी और साथ ही यह भी आवश्यक है कि किसी विशेष गुण समूह के आधार पर संपूर्ण समूह को कुछ निश्चित वर्गों में विभाजित कर लिया जाए और प्रत्येक वर्ग को कुछ इकाइयों को चुन लिया जाए। तो इस प्रकार चुनी गई सभी इकाइयों के लिए संपूर्ण समूह की आधारभूत विशेषताओं का प्रतिनिधित्व संभव हो सकेगा। इसका तीसरा बिंदु है समुचित परिशुद्धता। अत्यंत सावधानी पूर्वक चुना गया निदर्शन भी संपूर्ण या 100% प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। अतः यह नहीं माना जा सकता है कि निदर्शन पूर्णतया परिशुद्ध है, किंतु इतना प्रयास अवश्य किया जा सकता है कि निदर्शन यथासंभव प्रतिनिधित्वपूर्ण हो, क्योंकि यही प्रतिनिधित्वपूर्ण निदर्शन ही वास्तविक स्थिति की एक चित्र प्रस्तुत कर सकता है और इसके आधार पर निष्कर्ष भी ठीक हो सकता है। अतः निदर्शन विधि से प्राप्त परिणामों से समुचित परिशुद्धता का होना अत्यंत ही आवश्यक है। इसके पश्चात अब हम प्रतिनिधित्वपूर्ण निदर्शन की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। इसका पहला बिंदु है प्रतिनिधित्वता। एक निदर्शन की यह विशेषता है कि निदर्शन को संपूर्ण का सही प्रतिनिधित्व करना चाहिए, अर्थात उसे एक समग्र या संपूर्ण में पाए जाने वाली सभी विशेषताओं का उसी अनुपात में प्रतिनिधित्व करना चाहिए जिस अनुपात में वे विभिन्न विशेषताएं उस समग्र में होती है जिसमें वे उस निदर्शन का चयन किया गया है। इसका दूसरा बिंदु है पर्याप्त आकार। श्रेष्ठ निदर्शन के लिए पर्याप्त आकार होना भी आवश्यक है। पर्याप्तता से हास्य गुड्डे एवं हट के अनुसार यह है कि एक ऐसे निदर्श को पर्याप्त कहा जाएगा जो इतने श्रेष्ठ आकार का हो कि अपनी विशेषताओं के स्थायित्व में विश्वास कर सके। तीसरा बिंदु है इसका अभिनति से मुक्त होना। एक उत्तम निदर्शन की एक विशेषता यह भी होती है कि चुना गया निदर्शन अभिनति से पूर्णतया मुक्त हो। अभिनति से हास्य शोधकर्ता की पूर्व धारणा, पक्षपात व पूर्व में किए गए निर्णय से है। अभिनति किसी भी स्तर पर हो सकती है, अतः निदर्शन का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि वह शोधकर्ता की रुचि, यथार्थ, पूर्व धारणा, पूर्व निर्णय अथवा स्वेच्छा आदि के आधार पर चयन किया जाए। तीसरा बिंदु है विश्वसनीयता। एक उत्तम निदर्शन में विश्वसनीयता का गुण भी होना आवश्यक है। विश्वसनीयता की परीक्षा अनुसंधानकर्ता के तार्किक ज्ञान और अन्य अनुभवी व्यक्तियों के ज्ञान के आधार पर की जा सकती है। इस विश्वसनीयता की माप अनुकूलता के आधार पर भी की जा सकती है। अतः निदर्शन को अध्ययन में अंतर्निहित उद्देश्यों के अनुकूल होना चाहिए। यदि कोई निदर्शन सामान्य ज्ञान की कसौटी पर भी खरा सिद्ध होता है तो उसे विश्वसनीय निदर्शन कहा जा सकता है।
पांचवा बिंदु है लचीलापन। एक उत्तम निदर्शन की यह विशेषता होती है कि उपलब्ध साधनों के संदर्भ में निदर्शन की मात्रा में घटाबढ़ी की जा सकती है और इस फेरबदल के कारण निदर्शन के प्रतिनिधित्वता तथा पर्याप्तता के गुण में कोई अंतर नहीं आता है और यह लचीलापन कहलाता है, जो निदर्शन की विशेषता भी मानी जा सकती है। छठा बिंदु है अनुभवों पर आधारित। एक उच्च स्तरीय निदर्शन व्यावहारिक अनुभवों पर आधारित होता है, अर्थात निदर्शन का चयन करते समय अनुभवी अध्ययनकर्ताओं का सहयोग लिया जा सकता है। बिना अनुभवों के उचित प्रतिनिधित्वपूर्ण निदर्शन का चयन कठिन हो जाता है। इस कारण अनुभवी व योग्य कार्यकर्ताओं के अनुभवों का लाभ उठाकर उचित निदर्शन का चयन किया जाता है। इसका सातवां बिंदु है ज्ञान तथा तर्क पर आधारित। एक उत्तम निदर्शन की यह भी विशेषता होती है कि वह सामान्य ज्ञान एवं तर्क पर आधारित होता है, अर्थात निदर्शन का चयन करते समय केवल नियमों को ही ध्यान में रखना आवश्यक है, अर्थात नियमों के साथ साथ अनुसंधानकर्ता को अपने सामान्य ज्ञान व तार्किकता का भी प्रयोग करते रहना चाहिए। ज्ञान तथा तर्क पर आधारित निदर्शन कहलाता है। इसका आठवां और अंतिम बिंदु है स्वतंत्रता। इसको अंग्रेजी में इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। उपर्युक्त सभी विशेषताओं के साथ साथ निदर्शन की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि संपूर्ण की समस्त इकाइयां स्वतंत्र होनी चाहिए, अर्थात निदर्शन में कोई एक इकाई किसी दूसरी इकाई पर आश्रित नहीं होनी चाहिए, अर्थात इससे समग्र की प्रत्येक इकाई को निदर्शन में चुने जाने का स्वतंत्र व समता का अवसर भी प्राप्त होता है।